नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण के बारे में। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। केवल पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मानव व अन्य कोई जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं स्वपोषण या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अन्य सभी जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें विषमपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल व खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करती है। ये सूक्ष्म छिद्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जैसे इमारतें ईंटों से बनती है, उसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका या सेल कहलाती है। कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। जल व खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं व पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल व कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाने या खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी पर उपस्थित एक अद्वितीय प्रक्रिया है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जीवों को खाद्य उपलब्ध नहीं होगा व उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। सभी जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण या निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। मंड या स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने व हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क या शूल रूपी या कांटे जैसी हो जाती। इन पादपों के तने हरे होते हैं
जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अथवा क्लोरोफिल को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी या काई जैसे पादप होते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल या एल्गी कहते हैं। शैवालों में भी क्लोरोफिल होता है, जिस कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनते हैं, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, परंतु पादप इसे ग्रहण नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसान अपने खेतों में उर्वरक व खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार पादपों में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। इसके पश्चात पादप प्रोटीन व वसा का संश्लेषण करते हैं। पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। वे पादप भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे पादप भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसे अमरबेल का पादप या कुसकुटा। यह पादप अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये लिपटे रहते हैं। जिस पादप पर ये लिपटे होते हैं उसे परपोषी या होस्ट कहते हैं, जबकि वे पादप जो परपोषी पादपों को पोषकों से वंचित करते हैं परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं व उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पादपों को कीट भक्षी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य रंग के हो सकते हैं। इनकी पत्तियां रूपांतरित होकर एक घड़े के समान संरचना बनाती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीट भक्षी पादपों के उदाहरण हैं। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद को कवक या फंगाई कहते हैं। कवक मृत व सड़ी गली या विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बाद में वे उस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत व विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। ऐसे जीव जो इस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम व उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ पर बैठते हैं जो नम व उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं।
कुछ कवक लाभकारी होते हैं तो कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध या सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल व पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, एक शैवाल व दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, परंतु कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल व पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादप मृदा से खनिज व पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। उर्वरक व खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए उर्वरक व खाद भूमि में मिलाए जाते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय में परिवर्तित कर देते हैं। ये राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम व अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम को आवास व खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। यह संबंध किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। दालों के फसल के लिए किसानों को मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं रहती। यही नहीं, दाल की फसल काटने के बाद अगली फसल के लिए भी मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन रहती है।